नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, आपको लगातार हमारे चैनल पर वीडियो मिलती जा रही है और इस वीडियो में हम देखिए सामान्य विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में सामान्य विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसी टॉपिक से जो है 50 प्रश्न कल जो है आपको और दिए जाएंगे और रोग वाले टॉपिक से जो है आपका सब मिला के जो है 100 प्रश्न जो है पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बारी बारी से हम जो है और कवर जो है करते जाएंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें आप ज़रूर बताइएगा। कम से कम आप 40 प्रश्न सही करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा या फिर लसिका गांठें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क जो है यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थ को कौन और कैसे नष्ट करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वह भक्षण के द्वारा जो है शरीर से हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेत रुधिराणु जो है यह भक्षण द्वारा नष्ट करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज क्या होते हैं? लिखा है कि प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजन यानी कि एंटीजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ। जो एंटीबॉडीज होते हैं वह एंटीजन को जो है निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन। आप यहाँ पर याद रखिएगा, प्रतिजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाले यकृत या जिगर कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं? तो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाले जिगर कोशिकाएं या फिर यकृत कोशिकाएं कौन सी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कुफर कोशिकाएं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? तो घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? पहला दिया है होम्योस्टैटिस, भक्षण, ये दोनों, या फिर कणिका का पारण। तो देखिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो है डी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कणिका पारण के द्वारा जो है श्वेत रुधिराणु जो है घाव पर एकत्रित हो जाते हैं। कणिका पारण यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न है कि प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? जो एंटीबॉडीज होते हैं वह किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण के विरुद्ध जो है लड़ते हैं एंटीबॉडीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के लिए जो है लड़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण जो है सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण जीवाणुओं का, यानी कि जो संक्रमित जीवाणु होते हैं इसको नष्ट करने में लसिका गांठें जो है सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नवां प्रश्न है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? तो जो रोगाणु भोजन के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं उन्हें कैसे नष्ट किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, HCl द्वारा मार करके। क्या होता है? HCl द्वारा मार करके। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का? सी, जो एंटीबॉडीज होते हैं वह थाइमस में बनाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थाइमस में लिम्फोसाइट्स द्वारा जो है एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनाए जाते हैं। सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं क्या? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावहीन संबंधित विषाणु जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडीज। यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का? देखिए, जो स्तनियों में लसिका तंत्र का जो है संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? लसिका तंत्र जो है हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फैगोसाइटोसिस से होता है। किससे? फैगोसाइटोसिस यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, एंटीबॉडीज़ होते हैं क्या? एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ जो है प्रोटीन्स होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है कि शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वह शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, प्रतिजन यानी कि जो एंटीजन्स होते हैं किसके बड़े अणु हो सकते हैं? जो एंटीजन होते हैं वह किसके बड़े अणु हो सकते हैं? पहला दिया है कि प्रोटीन्स के बड़े अणु हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, लाइपोप्रोटीन्स के, या फिर ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। जो एंटीजन होते हैं वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लाइपोप्रोटीन इन सभी के जो है बड़े अणु हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला दिया लिम्फोसाइट्स, मास्टर कोशिकाओं में, फाइब्रोब्लास्ट में, या फिर मैक्रोफेजेज में। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। किसमें? एंटीबॉडीज़ लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं कौन सी? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स होती हैं। क्या हो जाएंगे? लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है, हिस्टियोसाइट्स होती हैं क्या? हिस्टियोसाइट्स क्या होती है? तो ये मैक्रोफेजेस होती हैं। क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप बाकी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जब अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर है? सही उत्तर हो जाएगा इक्वेनिल जो है। इक्वेनिल जो है यह एक ट्रैंक्विलाइजर है। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? सही उत्तर हो जाएगा LSD के प्रयोग से जो है दृष्टि भ्रम होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? LSD। 24वां प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो 24 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं यूफेनिक्स। क्या हो जाएगा? यूफेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, कैंसर और ट्यूमर का जो अध्ययन होता है यह किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी। वहीं बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है आँख का अध्ययन किया जाता है। किसका? आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, हिपेटोलॉजी संबंधित है किस विज्ञान से, यानी कि किस अध्ययन से संबंधित है हिपेटोलॉजी? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन का हम बात करें तो हेमेटोलॉजी कहलाता है रुधिर का अध्ययन। तो ये याद रखिएगा। और जो किडनी का अध्ययन है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। 27वां प्रश्न है, मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों को पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा है, इस कारक द्वारा, यानी कि यह किस कारक द्वारा फैलता है? तो जो मैड काऊ रोग है, देखिए मैड काऊ का मतलब जो गाय को पागल करने वाला रोग है आप कह सकते हैं। तो यह किसके कारण फैलता है? 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ये प्रियन नामक वायरस के द्वारा जो है फैलता है। किसके द्वारा? प्रियन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो वायरस से संक्रमित
कोशिकाएं जो होती हैं वह किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेरॉन, जो है यहाँ पर हमारा इंटरफेरॉन सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं किसके लिए? एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ जो होती हैं वह दर्द तथा बुखार को उतारने में प्रयोग की जाती हैं। पायरेटिक्स दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का विकास रोक देती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का विकास रोक देती हैं उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एंटीसेप्टिक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, रिफैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? रिफैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है टीबी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा जो है टीबी सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? तो एंटीबायोटिक की क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें बायो इनहेंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो इनहेंसर, जो है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो ये हमारा हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट वर्ग का औषधि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट, सी ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सोडियम 24 का प्रयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 36वां, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60 सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव, तो ये हमारा हो गया कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला प्रश्न है 37वां, न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज हेवेसी को जो है नोबेल पुरस्कार 1944 में प्रदान किया गया था न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए। 38वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की बात करें तो यूरेनियम 238 हो जाएगा। बाकी चीज़ों का पता लगाने के लिए डेट का जो है कार्बन 14 जो है डेटिंग सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, कैट स्कैन के आविष्कारक कौन है? तो कैट स्कैन के आविष्कारक हो जाएंगे हॉन्स एवं कार्मेक फील्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठें जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से युग्म कौन सा युग्म सुमेलित है, ये पहचानना है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर, देखिए ये मैसूर में नहीं है, पहला आप समझ लीजिए। इसके अलावा सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है गुड़गांव में, ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही नहीं है। तो हमें पहचानना क्या था, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो केवल 2 और 3 जो है हमारे यहाँ पर सुमेलित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोर्सेज जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो देखिए, पहला दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये कहाँ पे है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में है। कहाँ हो जाएगा? तो ए का जो है 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कहाँ पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो होम्योपैथी ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। तो बी का जो है हमारा 1 सही आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है जयपुर में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध जो है ये चेन्नई में है, ताम्बरम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस चारों ऑप्शन को जो है जरूर याद कर लीजिएगा। अगर हम कूट देखें नीचे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको पहचाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा दिया है एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिलेट, एंटी ऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, एंटीबायोटिक्स क्विनीन। तो 43 नंबर प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। एंटीबायोटिक्स का संबंध क्विनीन से नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहचानना ही कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है ज्वरनाशी पैरासिटामॉल, बिल्कुल सही है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स बिल्कुल सही है, और अस्थि क्षय रोगी कैल्सिफेरॉल सही है, लेकिन केवल हमारा यहाँ पर जो है सी सही नहीं है, प्रतिरोधी एस्पिरिन। तो 44 नंबर का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 45वें को, इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए 45वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए का संबंध हो जाएगा 4 से, जो गोनोरिया है इसका संबंध हो जाएगा निसेरिया से, जोनाइटल हर्पिस का संबंध हो जाएगा हर्पिस सिम्प्लेक्स से, ट्राइकोमोलियसिस का संबंध हो जाएगा ट्राइकोमोनास से, और एड्स का संबंध हो जाएगा वायरस से, और सिफिलिस का संबंध हो जाएगा ट्रिपोनिया से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है? तो सुमेलित जोड़ा को पहचाना। देखिए पहला इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंट अमीबा हिस्टोलिका का संबंध जो है तालाब का घोंघा, ये जो है हमारा बिल्कुल सुमेलित जोड़ा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 47वां प्रश्न है एस्केरिस का संक्रमण प्रायः होता है किससे? एस्केरिस का संक्रमण किससे होता है? तो यह होता है अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर का मांस खाने पर जो है एस्केरिस नामक संक्रमण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरित रोग है जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 48वें का ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपोनेमा पैलिडम द्वारा जो है यह उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? चिकन पॉक्स किससे होता है? तो ये होता है वेरिसेला विषाणु से। किससे? वेरिसेला विषाणु से जो है चिकन पॉक्स नामक रोग होता है। तो 49 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक इसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं, दोनों को सम्मिलित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 50 नंबर का देखिए इस प्रश्न का बड़ी चेचक का संबंध किससे है? तो देखिए बड़ी चेचक का संबंध जो हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वेरिसेला जोस्टर से हो जाएगा। खसरा का संबंध किससे? तो खसरा का संबंध होता है पॉलिनोसा मार्बी फोरम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला जार की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा लिस्मानिया डोनोबोनाई, और गैम्बियन ज्वर का संबंध होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो ये हमारा जो है सही क्रम हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्न देखे सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिरक्षा और रोग वाले चैप्टर टॉपिक से था। आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा। देखिए काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे। अगर आप इसमें से अगर प्रश्न सही कर पाते हैं तो इसकी मतलब आपकी विज्ञान की तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर जितने भी लोगों ने इसमें से 30 से अधिक प्रश्न सही किया होगा उसकी सामान्य विज्ञान की तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 30 से कम सही करते हैं तो भी परेशान होने की बात नहीं है। आप हल्का सा 10 दिन का टाइम 15 दिन का है, आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।